2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कुरुक्षेत्र सीट पर माहौल पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। 2024 में इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बेहद कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। यह भी कह सकते हैं कि महाभारत की इस भूमि में हार जीत का फैसला फिलहाल सुई की नोक की तरह बिल्कुल कांटे पर टिका हुआ है। 2019 में कुरुक्षेत्र सीट को बीजेपी ने 3,85,000 वोटों के बड़े मार्जिन से जीतकर इतिहास रचा था। बीजेपी को जहां 6,88,629 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस के निर्मल सिंह 3,04,000 वोट हासिल करके नंबर 2 पर रहे थे। बीएसपी ने 75,000 वोट हासिल किए थे। जेजेपी को 69,000, आईएनएलडी को 61,000 वोट हासिल हुए थे। 2024 के चुनाव को लेकर इस बार माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह है यहाँ की पॉलिटिक्स में बड़ी तब्दीली। 2024 के चुनाव को लेकर 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को खंगालना बेहद ज़रूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर 3,85,000 वोटों से जीत हासिल की थी, वहीं 6 सीटों पर उसके विधायक बने थे, जिनमें शाहबाद और गुलाचिका से जेजेपी के विधायक बने थे, कांग्रेस के विधायक बने थे रादौर से और लाडवा से। लेकिन 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव में माहौल काफ़ी बदल गया था। जिस जेजेपी को महज 69,000 वोट मिले थे, वो शाहबाद और गुलाचिका की 2 सीटें जीतकर सरप्राइज कर गई थी। बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। 4 सीटों के नाम रहे थे पेहवा, थानेसर, कैथल और कलायत। कांग्रेस को भी 2 सीटें मिली थी, रादौर की और लाडवा की। 2 सीटों पर बेहद कांटे का मुकाबला रहा था, थानेसर पर और कैथल के ऊपर। यहाँ 1,000 और 2,000 वोटों से कांग्रेस हार गई थी। पुंडरी सीट के ऊपर निर्दलीय रणधीर गोलन ने बाजी मार ली थी। दोनों ही चुनावों को लेकर साफ तौर पर एहसास हो गया था कि बाजी पलट रही है। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव को लेकर और आज के सियासी हालात को लेकर हम कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का आकलन करते हैं तो साफ तौर पर पता चल जाता है कि बीजेपी का जहां ग्राफ डाउन है, वहीं जेजेपी खात्मे की कगार पर है और आईएनएलडी भी बिल्कुल गर्दिश में पड़ी हुई नजर आ रही है। 2024 के चुनाव को लेकर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी जहां पेहवा, थानेसर और पुंडरी विधानसभा सीटों पर लीड ले रही है, तो कांग्रेस भी शाहबाद, लाडवा और कलायत सीटों पर बड़ी लीड ले रही है। 3 सीटें रादौर, कैथल और गुलाचिका में दोनों ही पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर है। जहां तक ओवरऑल वोटों के आकलन की बात है तो बीजेपी 5,40,000 से 5,50,000 वोट हासिल कर सकती है। कांग्रेस भी 5,70,000 से 5,80,000 वोट हासिल कर सकती है। यानी आज की तारीख में बिना प्रत्याशी के बीजेपी से कांग्रेस कहीं न कहीं 21 बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी के लिए 2014 और 2019 दोनों के चुनाव में सैनी सांसद बने थे। 2014 में राजकुमार सैनी और 2019 में नायब सैनी यहाँ से सांसद बने थे। लेकिन 2024 का आकलन बता रहा है कि बीजेपी ने अगर किसी सैनी प्रत्याशी पर दाव लगाने का काम किया तो फिर यह सीट कांग्रेस आसानी से जीत सकती है। कांग्रेस की तरफ से जहाँ इस समय अशोक अरोड़ा की चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जिंदल परिवार के नवीन जिंदल के ऊपर भी कांग्रेस आस लगा रही है। अगर नवीन जिंदल यहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस की जीत को कोई रोक नहीं सकता है। कांग्रेस की जीत को रोकने का मादा न तो पवन सैनी के पास है और न ही कैलाश सैनी के पास है। अगर बीजेपी इस सीट को अपने पास रखना चाहती है तो उसके पास एक चेहरा समाजसेवी संदीप गर्ग के तौर पर हो सकता है। संदीप गर्ग इस समय लाडवा हलके में बेहद एक्टिव हैं। वो पिछले 6 साल से लगातार लाडवा हलके में समाज सेवा के जरिए अपना लगभग 40,000 का वोट बैंक बना चुके हैं। इसके अलावा शाहबाद और रादौर हलकों में भी संदीप गर्ग की पॉजिटिव चर्चा है। यानी अगर बीजेपी ने अगर संदीप गर्ग को प्रत्याशी बनाने का काम किया तो फिर बीजेपी लाडवा, रादौर और शाहबाद तीनों ही हलकों में लीड ले सकती है। अगर संदीप गर्ग की बजाय अगर बीजेपी ने किसी सैनी प्रत्याशी को ही मैदान उतारने का काम किया तो फिर वो वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जा रहा है। यहाँ के हालात बदलने की सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि 2019 के चुनाव में आईएनएलडी और जेजेपी दोनों ने मिलकर लगभग 1,30,000 वोट हासिल किए थे। 1,30,000 वोटों में से आज की तारीख में कह सकते हैं कि 90,000 से 1,00,000 वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिसके चलते कांग्रेस मुकाबले में आ गई है। इसके अलावा जेजेपी का गिरा हुआ ग्राफ भी कांग्रेस को फायदा देने का काम कर रहा है।
बीजेपी के लिए जहां वोट बैंक खिसक रहा है, जहां 10 साल की सरकार के प्रति नेगेटिविटी है, जहां बीजेपी और जेजेपी की प्रदेश सरकार के प्रति भी नाराजगी है, तो कांग्रेस को इसलिए बैठे बैठाए बिना कहे ही वोट मिल रहे हैं और वह बीजेपी से आगे निकलने के हालात में पहुंच गई है। अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो कुरुक्षेत्र सीट का पूरा नज़ारा और आकलन बता रहा है कि वहां पर इस समय बीजेपी के लिए जहां ब्रेक लग रहे हैं, वहीं कांग्रेस को बिना मांगे ही वोट मिल रहे हैं। ऐसे हालात में दोनों ही पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर बन गई है। जहां जाट वोट बैंक पूरे के पूरे तौर पर बीजेपी के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है, वहीं सिख वोट और हरिजन वोट भी बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस कलायत सीट पर बड़ी लीड हासिल कर रही है, वो लाडवा सीट पर बड़ी लीड हासिल कर रही है, कैथल सीट पर वह बराबरी की टक्कर दे रही है, तो थानेसर सीट पर भी बराबर की टक्कर दे रही है। यानी जहां बीजेपी को एक वोट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वहीं कांग्रेस को नेगेटिविटी के वोट मिल रहे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए प्रत्याशी का चयन सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अगर कांग्रेस ने नवीन जिंदल को चुनावी दंगल में उतार दिया तो फिर उसकी जीत पक्की हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर बीजेपी ने संदीप गर्ग को टिकट दे दिया तो फिर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के ऊपर बीजेपी का परचम फहराया जाएगा, क्योंकि संदीप गर्ग के 60 से 70 हज़ार वोटों के इंप्रेशन के चलते जहां बीजेपी का वोट बैंक 6 लाख तक पहुंच जाएगा, वहीं कांग्रेस का वोट बैंक गिरकर 5 लाख से 5.25 लाख के बीच में आ जाएगा। यानी बीजेपी 75,000 वोटों से 1 लाख वोटों तक जीतने के हालात में पहुंच जाएगी। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी क्या आकलन करती है, क्या हालात का जायजा लेती है और कांग्रेस भी इस कांटे की टक्कर में किस प्रत्याशी पर दांव लगाने का काम करेगी। कांग्रेस के लिए दिक्कत इस बात की भी है कि उसके लोकसभा के प्रत्याशी अशोक अरोड़ा के लिए अपने खुद के हलके में भी इसमें हालात नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि थानेसर सीट का आकलन बता रहा है कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को लगभग 10 से 15 हज़ार वोटों की लीड मिल सकती है। और अगर अशोक अरोड़ा खुद चुनाव लड़ते हुए 10,000 से 15,000 वोटों से हार जाते हैं तो फिर उनका विधानसभा का चुनाव खराब हो जाएगा। इसलिए अशोक अरोड़ा नहीं चाहते कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें, वो यहाँ पर किसी और प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, वो भी नवीन जिंदल या संदीप गर्ग की बारे में राय दे रहे हैं, उनके अनुशंसा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि लोकसभा सीट के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी जीते, और इसलिए कांग्रेस भी कहीं ना कहीं नवीन जिंदल और संदीप गर्ग दोनों के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। जहां तक संदीप गर्ग की बात है तो वो पर्सनली तौर पर बीजेपी का टिकट हासिल करना चाहते हैं और उसका फ़ायदा बीजेपी को लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है, क्योंकि अगर संदीप गर्ग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो जहां लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत पक्की हो जाती है तो विधानसभा सीट में भी बीजेपी पवन गर्ग को प्रत्याशी बनाने के बावजूद भी जीत जाएगी, क्योंकि उन हालात में संदीप गर्ग के वोटर बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे, जिसके चलते पवन गर्ग चुनाव जीत जाएंगे। अगर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पवन गर्ग को प्रत्याशी बनाया तो पवन गर्ग वो चुनाव भी हारेंगे और विधानसभा का चुनाव भी हारेंगे और पवन गर्ग नंबर 3 पर आ सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 की लड़ाई उन हालात में कहीं ना कहीं मेवा सिंह और संदीप गर्ग के बीच में रहेगी। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को जीतने के लिए क्या रणनीति को अपनाने का काम करती है, किस प्रत्याशी पर दांव लगाने का काम करती है। 2024 के चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का परिणाम जानने के लिए, हालात जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। 2024 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के बारे में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। 2024 में कुरुक्षेत्र सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।